तो हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं जिसके ग्राफिक्स और डिजाइनिंग बिल्कुल जेड डायनेस्टी की तरह है और इसे भी उसी कंपनी ने बनाया है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ मास्टर्स को देखते हैं जो तियानी पर्ल के पीछे पड़े हुए थे और वो पर्ल एक रैड मास्टर के पास होती है। उनका नाम मास्टर सीतू है। साथ ही वो वर्मिलियन वर्ड की सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता है। वो सभी मास्टर्स सीतू से उस तियानी पर्ल को देने के लिए कहते हैं, पर मास्टर सीतू उस पर्ल को देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे वो तीनों मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और तीनों मास्टर्स मिलकर सीतू पर हमला कर देते हैं। पर मास्टर सीतू भी पीछे नहीं हटते, लेकिन उन तीनों ने एक साथ मिलकर मास्टर सीतू पर अटैक किया था, जिस वजह से उनकी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मास्टर सीतू को भी पीछे हटना पड़ता है। फिर उनमें से एक लेडी मास्टर सीतू से कहती हैं कि वो तियानी पर्ल हमें दे दो, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मास्टर सीतू कहते हैं कि तुम में से कोई भी इस पर्ल के लायक नहीं है। इस अकेली पर्ल में इतनी ताकत है कि ये पूरे के पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये पर्ल मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा। साथ ही मास्टर सीतू अपनी वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर वो लेडी मास्टर भी अपने पर्पल पॉइजन स्नेक की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती हैं और उनका साथ देने के लिए एक मास्टर अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। फिर वो तीनों स्पिरिट आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन वर्मिलियन बर्ड उन दोनों के सामने नहीं टिक पाती, जिसके कारण वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मास्टर सीतू भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखकर वो तीनों मास्टर तुरंत ही मास्टर सीतू पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। इस अटैक से मास्टर सीतू को पता चल जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक फिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जिसे यूज करने के साथ ही वहाँ आसपास के रॉक्स भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो तीनों लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर तियानी पर्ल को बाहर देखकर वो तीनों उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मास्टर सीतू की सोल उस पर्ल के अंदर चली जाती है और उनकी बॉडी वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद वो तियानी पर्ल एक जगह जाकर गिर जाती है और मास्टर सीतू की सोल भी उसी के अंदर थी। फिर कई साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम अपने मेन हीरो वांग लिन को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा है, जहाँ हम उसके मॉम और डैड को देखते हैं। पेशे से उनका काम मूर्तिकार का था। वो इमोर्टल्स की अलग अलग मूर्तियां बनाया करते थे। फिर वांगलिन के डैड उससे कहते हैं कि हमें ये मूर्तियां 3 दिन के अंदर बेचनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिस वजह से हमें काफी अच्छा फायदा भी होगा। वो सभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक बंदा अपने साथियों के साथ आता है, जिसे देखकर वो तीनों ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो बंदा उनसे कहता है कि तुम मेरे कर्जे का पैसा कब चुका रहे हो, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद वो बंदा अपने साथी से पैसे को ढूंढने के लिए कहता है और उन्हें एक बैग भी मिल जाता है, जिसे देखकर वांगलिंग के फादर उस आदमी से उन पैसों को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पैसे वांगलिंग के एग्जाम के लिए रखे हुए थे। वो उसके सामने काफी ज्यादा मिन्नतें करते हैं, पर वो नहीं मानता। इसके बाद वांगलिंग की मदर भी उसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये पैसे मत ले जाओ, ये मेरे बेटे की पूरे साल भर की फीस है, हमारा भविष्य बस हमारा बेटा ही है। पर वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगली पेमेंट के लिए तैयार रहना, मैं अगले महीने फिर से आऊंगा। इसके बाद वांगलिन के फादर और मदर दोनों ही रोने लगते हैं, जहाँ उसके फादर कहते हैं कि मेरी वांग फैमिली ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और उन्होंने कभी भी मेरी हेल्प नहीं करी, और अब तो मेरे पास मेरे बेटे तक को पढ़ाने की पैसे नहीं है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो सब ये कह ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर कोई बंदा आता है, जिसे देखकर वांगलिन कहता है कि फोर्थ अंकल आप यहाँ कैसे। फिर वांगलिन के अंकल कहते हैं कि मैं जब भी आता हूँ हमेशा लेट हो जाता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं सही टाइम पे नहीं आ सका, नहीं तो मैं उन लोगों को अच्छा सबक सिखाता। फिर वांगलिन के फादर उसके अंकल से बोलते हैं कि फोर्थ ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, जिस पर वांगलिन के अंकल जवाब देते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि जाओ कंट्री में हैंगी सेक्ट ही इमोर्टल कल्टीवेटर का मेन सेक्ट है और उन्हें कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि वांगलिन को हम अपनी फैमिली में ले जाकर उसे वहाँ पर एक बार टेस्ट देने के लिए भेजते हैं, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके। ये सुनकर वांगलिन तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसके फादर थोड़ा चिंता करने लगते हैं। फिर वांगलिन के फादर कहते हैं कि इमोर्टल कल्टीवेटर बनना अच्छी बात है, पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं अपने बेटे को किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अगली साल की फीस जरूर जमा हो जाएगी। जो सुनकर वांगलिन तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने पैरों पर घुटने टेक कर अपने मॉम डैड के सामने कहता है कि मॉम और डैड, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने आपके साथ कई साल बिताए हैं, मैंने हर बार आपको मुश्किलों में घिरे हुए देखा है। वो लोग आते हैं और हर बार आपको बुली करके जाते हैं, मैं ये सब कुछ हर बार सहन नहीं कर सकता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हम तब भी अपनी लाइफ को इजी नहीं कर सकते। प्लीज मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ
मुझे एक चांस दे दीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरी डेस्टिनी मुझे कहां पर लेके जाती है। मैं वादा करता हूं कि मैं एक मॉडल कल्टीवेटर जरूर बन के दिखाऊंगा अगर मैं उस सेट में ज्वाइन हो गया तो। एक बार मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो लेट होने का कारण यही था कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब वो काम खत्म हो गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द पीछे की जितनी वीडियो हैं वो सारी डाल दूं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।